हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BSc कंपास। आज हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग अबाउट डी ब्रोइज कॉन्सेप्ट। लास्ट वाले लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड समरफेल्ड्स एक्सटेंशन ऑफ बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अगर वो वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है देन डू वॉच इट। एक अगर कोई भी डाउट होता है उस लेक्चर के रिगार्डिंग देन डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर इट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विदाउट एनी फर्दर डिले। सो आज का जो हमारा गोल रहेगा इट विल बी डी ब्रोइज कॉन्सेप्ट, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, नाउ बिफोर मूविंग इनटू डी ब्रोइज कॉन्सेप्ट लेट अस फर्स्ट डिस्कस ये वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से था। ठीक है, ले किस तरीके से डेवलप किया गया था, कौन से आइडिया से डेवलप किया गया था। नाउ इन 1904 आइंस्टाइन प्रूव्ड दैट लाइट एग्जिबिटेड पार्टिकल नेचर। क्योंकि उससे पहले ये एक बिलीव था कि लाइट प्रीडोमिनेंटली एग्जिबिटेड वेव नेचर। तो थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन ने कंडक्ट किया था। थ्रू दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही प्रूव्ड experimentally he proved that light exhibited particle nature too. So de Broglie used that fact to his advantage and he stated that कि all matters exhibits dual nature, कि वो पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करता है और वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज आइंस्टाइन स्टेटेड दैट लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर। तो यही वाला लाइक जो फैक्ट था डी ब्रोग्ली ने अपने एडवांटेज से यूज किया, दैट इज स्टेटेड दैट all material objects have dual character, that is wave as well as particle. And on the basis of this de Broglie gave his hypothesis, which stated that any moving material has an associated wave known as a matter wave or de Broglie wave, जिसका वेवलेंथ was related to momentum। किस तरीके से? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, दैट इज मोमेंटम। और ये लैम्बडा क्या है? डी ब्रोग्ली वेवलेंथ बोलो इसे या फिर मैटर वेवलेंथ बोलो। ठीक है, सेम ही बात है। और इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आता है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ये एच बन जाता है, जिसको अपन प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्लियर है? और इसका अगर डेरिवेशन बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला इक्वेशन। इसका अगर डेरिवेशन बताऊं बहुत सिंपल सा है, दो इक्वेशन से डिराइव हो जाता है ये। किस तरीके से डिराइव करूं देखो थोड़ा ना। टू इंपॉर्टेंट मास एनर्जी रिलेशन इक्वेशंस। ठीक है, एक तो आइंस्टाइन का था, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आप लोगों को पता ही होगा, दैट इज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। और एक इक्वेशन बाय प्लैंक का इक्वेशन था, मैक्स प्लैंक का, दैट इज E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं अपन। क्या मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है? c जो है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हम मैटर के बारे में बात करें, उसके वेलोसिटी के बारे में बात करें, तो इसको खाली अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, c के जगह v लिख सकते हैं mv स्क्वायर, और इधर c के जगह hv बाय लैम्बडा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 इसको पकड़ लो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ लो, इसको इक्वेट कर लो। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारा बन के आ जाता है mv स्क्वायर। यह हमारा बन के आ जाता है क्या, एक मिनट, mv स्क्वायर इज इक्वल टू hv बाय लैम्बडा, v से भी कट गया, तो यहां से आ जाता है h बाय mv h बाय p। ये वाला इक्वेशन बन के आ जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। h बाय mv या फिर mv को अपन मोमेंटम भी बोल सकते हैं, जिसको अपन p से डिनोट करते हैं। ठीक है, p से डिनोट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोग्लीज कॉन्सेप्ट। सिग्निफिकेंस क्या है? जो पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंस, दैट इज
wave particle duality. Now what exactly is wave particle duality? That is all entities such as light बोलो या फिर matter बोलो exhibit both wave like and particle like properties depending on the conditions of observations. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सारे entities, सारे matters exhibit dual property, वेव नेचर की तरह और पार्टिकल नेचर की तरह, बट डिपेंड करता है ऑन ऑब्जर्वेशन कि किस तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर वो लाइट, वेदर वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करेगा या फिर वेव नेचर एग्जिबिट करेगा। ठीक है, ये था पहला सिग्निफिकेंस। दूसरा क्या था? दैट इज द वेव कैरेक्टर ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट्स इन मोशन हैज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस। कि उन्होंने बोला, डिब्रॉय बताए थे कि सारे मैटर विल हैव अ वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो हम लोग भी एक मैटर है, आप लोग भी मैटर हो, ये पेन भी मैटर है, ये पेन मैंने इसको मूव किया, बट हम लोग इसका वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पेन वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व इट। व्हाई इज इट? व्हाई इज इट? बिकॉज बहुत ही ईजी है, क्योंकि जो वेवलेंथ है, डिब्रोइज वेवलेंथ है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को हम लोग mv भी लिख सकते हैं। तो क्या ये लिखा जा सकता है दैट इज वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू mv? तो ये पेन पकड़ो या फिर लाइक कंसिडर द ह्यूमन बॉडी या फिर दिस पेन, दीज आर हैविंग लार्ज मास इन कंपेरिजन टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है और इसका मास बहुत ही लार्ज होता है इन कंपेरिजन टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसका जो मास होता है ना मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का, एक्सट्रीमली हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई होता है। दैट इज द रीजन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ दोज मैटर्स इज एक्सट्रीमली स्मॉल या फिर वेरी इनसिग्निफिकेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ। कि हाँ, जब ये पेन मूव करेगा इसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है, बट हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते क्योंकि बहुत इनसिग्निफिकेंट है ऑन द लाइक इफ यू कंसिडर इट इन प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, ठीक है, तो ये दूसरा सिग्निफिकेंस ऑफ डिब्रोइज कॉन्सेप्ट, कि ये सिग्निफिकेंस बोलो या फिर इसको एक लिमिटेशन की तरह भी देखा जा सकता है, कि जो उन्होंने बताया था कि every matter in this world will exhibit a wavelength, will be associated with wavelength, a certain wavelength, बट अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम पकड़ लें, उसका वेवलेंथ हम लोग नेकेड आई में नहीं ऑब्जर्व कर पाते क्योंकि उसका जो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट मैटर इज वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट रिटन ओवर हियर इज द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक तो पार्टिकल नेचर था और उसका जो वेव नेचर था, पार्टिकल नेचर तो प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज पार्टिकल, तो वो पार्टिकल नेचर ही एग्जिबिट करेगा, बट वो वेव नेचर भी एग्जिबिट कर पाता है। एंड इट वाज प्रूव्ड थ्रू डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इतना डिटेली हमारे टॉपिक में नहीं है सिलेबस में, अगर आप बताओगे, लेकिन मैं बता दूंगा कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या है एग्जैक्टली, वो एक सेपरेट वीडियो में डाल सकता हूँ, बट ये इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सो द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तो पार्टिकल नेचर प्रीडोमिनेंटली था और वेव नेचर वाज, ये खाली इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने और किस तरीके से प्रूव किया था, वाज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। किस तरीके से हमारे सिलेबस में नहीं, कौन किया था? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में किया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ डिब्रोइज कॉन्सेप्ट वाज कि अभी तक डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिबिट वेव नेचर। ठीक है, तो डिब्रॉय ने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड ऑर्बिट, ठीक है, अब ये तो वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है, तो ये वेव के फॉर्म में भी रिवॉल्व कर सकता है। तो ये जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड ऑर्बिट, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन विल बी अ कंप्लीट वेवलेंथ अराउंड दैट ऑर्बिट, कि एक कंप्लीट वेवलेंथ के फॉर्म में वो ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा। इनकम्प्लीट फॉर्म में नहीं रिवॉल्व कर सकता, लाइक कुछ इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, दिखाता हूँ अच्छे से, देखो कुछ इस तरीके से कंप्लीट वेवलेंथ होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो इस तरीके से, ये एक वेवलेंथ है, ये एक वेवलेंथ, ये एक वेवलेंथ है, ये एक वेवलेंथ है, ये एक वेवलेंथ और ये एक वेवलेंथ। कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6, 6 वेवलेंथ एसोसिएटेड है विद दैट ऑर्बिट, बट ये इनकम्प्लीट वेवलेंथ है। इनकम्प्लीट होने से क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, तो आइटम अनस्टेबल हो जाएगा।
इसलिए उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड ऑर्बिट वो एक कंप्लीट वेवलेंथ के फॉर्म में रिवॉल्व करेगा, एंड दैट वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल will be integral multiple of will be integral multiple of the circumference of the orbit it is revolving around. For example, ये जो ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका अगर रेडियस में r पकड़ूं तो n लैम्बडा हो जाएगा, that will be equal to 2 pi r, the circumference of that orbit. तो इसको अगर एक्सपैंड करें अपन, लैम्बडा इज इक्वल टू h by mv, that is equal to 2 pi r. क्लियर है? अब NH इधर रहने दो, 2 pi r, mv इधर ले जाओ और NH by 2 pi और ये हो जाएगा mvr. ये कुछ देखा देखा से नहीं लग रहा, ये कुछ देखा देखा से नहीं लग रहा कि बोर ने बताया था, बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट, उन्होंने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा इट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. उन्होंने खाली बोल दिया था, डिब्रॉय ने प्रूव कर लिया. ठीक है, डिब्रॉय ने प्रूव कर लिया, यही था. दिस वॉज अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ डिब्रॉयज कॉन्सेप्ट. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, दैट इज n pi इज इक्वल टू n लैम्बडा इज इक्वल टू 2 pi r. ठीक है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से प्रूफ किया जाता है. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशंस. उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा हमारा लेक्चर. छोटा सा था, एप्लीकेशंस बहुत ही इजी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा जल्दी से. ठीक है, नाउ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाज प्रूव्ड बाय कौन? डेविसन एंड जर्मर. ठीक है, तो द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज यूटिलाइज्ड in making electron microscope. The electron microscope uses electron waves to see very small objects. ये बहुत theoretical points है, there's nothing to explain in this. I hope it's clear. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर था it is used to make that mechanism is used to make इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैकेनिज्म होता है इट यूजेस द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू सी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, नाउ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज आल्सो बीन यूज्ड फॉर स्टडीइंग द सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, ये अनदर थ्योरेटिकल पॉइंट है, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन इट. नाउ इट आल्सो एक्सप्लेन्स द बोर्स क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स. यही वाला फॉर्मूला जो बोर ने खाली बता दिया था, इसको प्रूव कर लिया डिब्रॉय ने. ठीक है, इसको प्रूव कर लिया डिब्रॉय ने. दैट इज ईच स्टेबल ऑर्बिट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ अराउंड द न्यूक्लियस. यही फॉर्मूला है, इंग्लिश भाषा में लिखा है बट सेम ही फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला है. ठीक है, इसको डिब्रॉय ने प्रूव कर लिया था. और लिमिटेशन, अगर मैं एक छोटा सा लिमिटेशन बता दूं, कि उन्होंने बताया था कि ऑल मैटर्स एग्जिबिट सम वेवलेंथ. डिब्रॉयज हाइपोथेसिस is not applicable for macroscopic objects because h is inversely proportional to mv. तो मास बहुत ज्यादा होने के कारण the wavelength associated with that mass is significantly less, इसलिए प्रैक्टिकली इनसिग्निफिकेंट होता है. क्लियर है? इतना ही था आज के लिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर. आई होप आप लोगों ने ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ लिया है. अगर नहीं समझा है देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली आंसर इट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा. देन बस इतना ही था. तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.